चल, शेड्यूलिंग इरिगेशन, इरिगेशन को कैसे शेड्यूल करें, कैसे हम पता करें कि कब हमको पानी देना है। हमें नहीं पता, हमारी फसल लगी हुई है, हमको पता ही नहीं कि पानी देना कब है, हम ये कैसे पता करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पर एक शब्द है इफेक्टिव रेनफॉल। ये क्या चीज़ होती है भाई इफेक्टिव रेनफॉल, उसको देखें आप। वैसे तो ये डायग्राम में आपको दिख ही रहा है, मैं भी अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाऊंगा। क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता बोर्ड पर पेन चलाए बिना, पेन तो मैं चलाऊंगा। चलिए भाई, ये रहे क्या, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, क्लाउड वेदर। ये आपके पानी बरसा पानी बरसा पानी बरसा, ये है आपकी रेनफॉल। अब बताइए होता क्या है, ये इफेक्टिव रेनफॉल और जो पानी यहाँ बरस रहा है, या कह सकते हैं अपन यहाँ पर टोटल रेनफॉल। जितना भी पानी बरसा वो टोटल रेनफॉल, और ये इफेक्टिव रेनफॉल, क्या दोनों एक ही चीज़ है? दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत अंतर है। टोटल रेनफॉल अलग चीज़ है, इफेक्टिव रेनफॉल अलग चीज़ है। क्या फ़र्क है उसको देखो। ये पानी बरसेगा तो बहुत सारा पानी तो चला जाएगा नीचे, चला गया चला गया चला गया, और जलता ही जा रहा है, और नीचे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे पहुंच गया, डीप पर्कुलेशन हो गया और ग्रेविटेशनल पानी में जाके बदल गया। मतलब प्लांट के लिए हो गया वो अनअवेलेबल, यहाँ पर प्लांट को वो पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी जो है वो क्या हो गया, डीप पर्कुलेशन में नीचे चला गया। चलो ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, बहुत सारा पानी जो है वो आपका बह जाएगा, सरफेस पर ही बह गया। अगर बहुत तेज पानी बरसा तो रन ऑफ भी हो जाएगा। चलो ठीक है, रन ऑफ भी करा दिया। तो ये जो पानी रन ऑफ हो गया है वो इस प्लांट को मिला? नहीं मिला। ये जो पानी नीचे चला गया, डीप पर्कुलेट हो गया, क्या ये प्लांट को मिला? नहीं मिला। तो प्लांट को क्या मिला, जो पानी बरसा है उस, अगर वो रूट जोन के आसपास है तो उतना पानी प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पानी जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है उसके आसपास में, रूट के आसपास जो भी पानी इकट्ठा रहेगा, जो पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है ना प्लांट के द्वारा, वही है इफेक्टिव रेनफॉल। ये क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल। अच्छा, तो कैसे पता करोगे भाई प्लांट ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, ये आप कैसे पता करोगे? इसका पता लगाने का एक तरीका है। देखो, प्लांट जो भी पानी एब्जॉर्ब करता है ना, उसमें से पूरा की पूरा, मैं तो कहूँगा 100%, एक जैसे कहते हैं ना अपन 1 लाख रुपए और 1 रुपए, जो 1 रुपए की क्या वैल्यू है, 1 लाख रुपए के सामने 1 रुपए की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ से जो पानी निकल जाता है ना बाहर, इस प्लांट में से जो पानी बाहर निकलता है ना, वो 2 प्रोसेस से बाहर निकल जाता है पूरा की पूरा। एक प्रोसेस तो होती है ट्रांसपायरेशन, और एक प्रोसेस होती है एवेपोरेशन। 2 प्रोसेस होती हैं, ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है क्या, एवेपो ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं इन दोनों को मिला के, एवेपो ट्रांसपायरेशन कह दिया भैया। शॉर्ट में कहते हैं इसको क्या, ईटी। क्या कहते हैं इसको, ईटी। तो जो पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो पूरा की पूरा वापस से एटमॉस्फेयर में उड़ा दिया। तो पानी, इस प्लांट ने क्या किया, फिर अपने लिए कुछ पानी यूज नहीं किया, इसने अपने लिए पानी यूज किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर। लेकिन ये मेटाबॉलिक वाटर ना, वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ये क्या है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। जैसे कि अपन कहें कि ये 1 लाख रुपए है तो ये 1 रुपए है। एवेपो ट्रांसपायरेशन अगर 1 लाख है तो मेटाबॉलिक वाटर क्या है, 1 रुपए है, इसलिए इसको काउंट ही नहीं करते, नेग्लिजिबल है। यानी कि हम ये कहते हैं कि जितना पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने एवोपोरेशन और ट्रांसपायरेशन में बाहर निकाल दिया। जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने एवोपो ट्रांसपायरेशन में बाहर निकाल दिया। अब अपन पता कैसे करें कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एवोपो ट्रांसपायरेशन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका एब्जॉर्ब्ड वाटर होगा। इसका मतलब ये जो इफेक्टिव रेनफॉल है ये किसके बराबर हो गया, एवेपो ट्रांसपायरेशन के बराबर हो गया। इफेक्टिव रेनफॉल किसके बराबर हो गया, एवेपो ट्रांसपायरेशन के। बात समझ में आ गई।
जितना पानी एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द प्लांट, किसके बराबर है ये बराबर है किसके, एवेपोट्रांसपायरेशन के। ये एवेपोट्रांसपायरेशन के बराबर है, ठीक है। और एब्जॉर्ब्ड वाटर ही क्या है उसका, या एवेपोट्रांसपायरेशन ही क्या है उसका, इफेक्टिव रेनफॉल है। तो जितना पानी उसने एवोपरेशन में और ट्रांसपायरेशन में लॉस कर दिया, वही क्या उसका इफेक्टिव रेनफॉल है। तो अपन ये कह सकते हैं वही जितना पानी बरसा उसमें से जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, जो टोटल पानी जो बरसा है, बारिश हुई है, उसमें से जितना भी पानी प्लांट अपने काम के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, वही क्या होगी, इफेक्टिव रेनफॉल। अब वो बात अलग है कि उसने एब्जॉर्ब किया जरूर, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल यूज नहीं किया, पूरा की पूरा एवोपोट्रांसपायर्ड कर दिया, ठीक है। इसी को तो अपन कहते हैं कंजप्टिव यूज। इसी को क्या कहते हैं अपन, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। भाई कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर होता है इक्वल्स टू ईटी एवोपोट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिक नीड, प्लस मेटाबॉलिक नीड। भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, जाके खर्च करके आ। अब आप मैंने आपसे हिसाब पूछा कहाँ खर्च किए, तो आप कहोगे कि मैंने 99,999 रुपये, आप क्या कहोगे, 1 लाख में से 99,999 रुपये कि मैंने सोना खरीद लिया और 1 रुपये का मैंने पानी पी लिया। तो आप कहोगे 1 रुपये को क्या गिना रहा है यार, इसका मतलब यह है कि तुमने 99,999 का सोना ही खरीदा है, पूरा 1 लाख का ही सोना खरीदा है, 1 रुपये को पानी में कहाँ काउंट करो, तो वो नेग्लिजिबल चीज़ हो गई। मेटाबॉलिक वाटर में पानी यूज तो होता है, लेकिन वो ना के बराबर हो जाए, इसलिए उसको काउंट ही नहीं करते कभी भी। इसलिए क्या करते हैं, उसको कभी भी काउंट ही नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करते हैं, ईटी को। यानी कि जो कंजप्टिव यूज है, जो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है, वही किसके बराबर है, ईटी के बराबर है। तो देखो कई सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, भाई इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, तो इफेक्टिव रेनफॉल एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द प्लांट है। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल टोटल एवोपोट्रांसपायरेशन बाय द प्लांट है। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है बाय द प्लांट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आ जाओ अपना शेड्यूलिंग इरिगेशन, कैसे इरिगेशन को शेड्यूल करें, हमें कैसे पता चलेगा कि अब अपन को इरिगेशन देना है, प्लांट को ज़रूरत है। देखो भाई, एक तरीका तो आपको मालूम है, और वो होता है नंबर ऑफ डेज। एक्टिव फेजेस आती हैं, हर प्लांट के अंदर कुछ एक्टिव फेजेस होती है, उन पर अपन को देना पड़ता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अपन गेहूं का लेके चले, तो अपन को पता है गेहूं के अंदर 20 से 25 दिन बाद क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती है। जिस दिन आपने बुवाई करी है उस दिन से आप काउंट कर लीजिए कि मुझे 20 से 25 दिन बाद एक पानी देना है। तो एक तो वो फेज़ हो गई, वो अपन को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, या जिसने पढ़ लिया है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्रॉप वाइज किसके अंदर कौन कौन सी एक्टिव इरिगेशन फेज़ होती हैं। तो वो फेज़ वाली, इसके अलावा भी कोई और मेथड होते हैं क्या कि जिससे पता लगा सकें इरीगेशन देना है कि नहीं देना? बहुत सारे मेथड हैं। पहले तो शेड्यूलिंग इरीगेशन देखो। शेड्यूलिंग इरीगेशन क्या है? व्हेन टू इरीगेट, व्हेन मतलब कब इरीगेट करना है ये पता लगाओ। हाउ टू इरीगेट, कैसे इरीगेट करना है। हाउ मच वाटर अप्लाइड इन ईच इरीगेशन, हर एक इरीगेशन में कितना पानी देना है। ये सारी चीज़ें अपन किस में आती हैं? इरीगेशन शेड्यूलिंग में आती हैं। अब देखो ये जो इरीगेशन शेड्यूलिंग है इसमें बहुत सारे तरीके हैं अपने। इरीगेशन शेड्यूलिंग की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग इसके अंदर ढेरों तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं इसके अंदर, कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा अपन कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जो आजकल के किसान वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का मतलब क्या हो गया? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जैसे कि रिमोट सेंसिंग का आप यूज़ कर रहे हो, इंफ्रारेड थर्मोमेट्री का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड थर्मोमेट्री का यूज़ आप कर रहे हो, ठीक है। आप रिमोट सेंसिंग की मदद से इरिगेशन दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, इतने चलन में नहीं है। किसी भी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसमें पैसा खर्च करे इरिगेशन का पता लगाने के लिए कि कब इरिगेशन देना है। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। सिंपल टेक्निक्स, बहुत सारी सिंपल टेक्निक्स हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है
जो कि क्वेश्चन वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। कौन सी है आपकी? क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। इसमें कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा है। बेसिकली क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा क्या है? यहाँ पर ईटी का डाटा अपन यूज़ करते हैं, एवापोर ट्रांसपायरेशन कितना हुआ ये डाटा अपन पता लगाते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन मेथड। कितना सॉइल मॉइस्चर जो है वो कम हुआ है, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन मेथड है कि कितना मॉइस्चर कम हुआ, ये पता लगाइए आप। इसको कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले तो कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे। सोफिस्टिकेटेड में आपको कुछ नहीं पढ़ना, रिमोट सेंसिंग और इंफ्रारेड थर्मोमेट्री है, ये बाद के टॉपिक्स हैं कभी। देखो भाई, कुछ सिंपल टेक्निक्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको देखना है, और बहुत सिंपल है, वाकई बहुत सिंपल है। सिंपल टेक्निक्स देखो भाई, एक टेक्निक है इसके अंदर, कलर कुछ अच्छा सा लेते हैं, सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। क्या करते हैं इसके अंदर? जैसे कि माना ये रहा किसान का फील्ड, समझना बहुत आसान है, ये है किसान का फील्ड, ठीक है। इस किसान के फील्ड में ये जो इसका खेत है उसके ठीक सेंटर में हम लोग ये गड्ढा करेंगे, डिग आउट। यहाँ पर हमने क्या किया, एक गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद इसके अंदर भर देंगे क्या, रेत, सैंड भर देंगे। पूरा गड्ढा सैंड से नहीं भरेंगे, रेत जो होती है वो पूरे गड्ढे को रेत से नहीं भरना, थोड़ा सा रेत डालेंगे, उसके बाद फिर मिट्टी से ही उसको वापस से भर देंगे, जैसे यूजुअली अपन किसी भी गड्ढे को भरते हैं, ठीक है। ये अपने काम किया, मतलब हमने क्या किया, जो सैंड है वो बेसिकली कहाँ पर मिलेगी, उसके रूट जोन में। ऊपर से तो मिट्टी है लेकिन अंदर क्या भर दिया हमने, सैंड भर दिया। उसके बाद जैसे आप सोइंग करते हो वैसे सोइंग कर दो, कुछ भी नहीं करना आपको, नॉर्मली जैसे आप सोइंग करते हो वैसे सोइंग करो। सभी जगह पर प्लांट लग जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर वाले जो प्लांट लगेंगे, अब देखो प्लांट रूट जोन पर क्या होगी, सैंड होगी, और सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल पुअर होती है, ये पानी को बिल्कुल भी नहीं होल्ड करेगा, और उसी सैंड के चारों तरफ प्लांट की रूट भी होंगी। यानी कि ये हुआ कि अगर पानी की कमी हुई, पानी की अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो सबसे पहले वो कमी किन प्लांट्स में नजर आएगी, ये सेंटर वाले प्लांट में नजर आएगी, क्योंकि सैंड वहां पर है और सैंड पानी बहुत ज़्यादा होगा तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ी बहुत ही पानी की कमी नजर आई तो ये वाले जो प्लांट हैं ये सूखने लगेंगे, इनके अंदर सबसे पहली बार सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो जैसे ही इनके अंदर सिम्टम्स दिखें, दे दो भैया इरिगेशन, क्योंकि ये प्लांट कैसे हैं, सैंड वाले हैं, इनकी रूट में सैंड है। अगर यहाँ पर पानी की कमी हो रही है तो धीरे धीरे बाकी सभी प्लांट में पानी की कमी आने लगेगी। समझ गए आप? ये तो होता है सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। उसके बाद देख लो अपना दूसरा है आपका सोइंग हाई सीड रेट। सोइंग हाई सीड रेट, इसमें क्या होता है, ये किसान का फील्ड है, मान लो छोटा सा ही है, ये किसान का फील्ड है। इस फील्ड में मान लो उसने एक छोटा सा ऐसा प्लॉट निकाल लिया, एक छोटा सा प्लॉट। बेसिकली ये जो प्लॉट रहते हैं ना अपन बहुत छोटा, मुश्किल से 1 स्क्वायर मीटर का लेते हैं, केवल 1 मीटर स्क्वायर का, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना आपको, सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर का लेना अपन को। अब यहाँ पर अपन ने मान लो कोई फसल बोई है तो आप नॉर्मल सीड रेट पर बोइए इसको। क्या कीजिए आप, नॉर्मल जो सीड रेट होती है उस सीड रेट पर आपको यहाँ पर सोइंग करनी है, कोई समस्या नहीं है। इसका क्या करना है, यहाँ पर आप जब बोएंगे ना, केवल इस 1 मीटर स्क्वायर में जितना भी आप सीड बोएंगे ना 4 टाइम रखना है आपको, 4 गुनी। यहाँ पर जो सीड रेट रखनी है वो आपको 4 गुनी रखनी है, 4 टाइम। ऐसा क्यों किया आपने? जब यहाँ पर 4 गुनी ज़्यादा सीड रेट रखोगे तो यहाँ पर जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 4 गुना ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, मोर वाटर को ये एब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जहाँ कहीं भी पानी की कमी पड़ेगी सबसे पहले कहाँ नज़र आएगी, यहाँ पर नज़र आएगी, इस छोटे से फील्ड में नज़र आएगी। इसलिए सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो आपको यहीं पर दिख जाएंगे पानी के। तो यहाँ पर अगर पानी के सिम्टम दिखने लगे, प्लांट सूखने लगे, तो समझ जाओ फील्ड में पानी देने का वक्त आ गया है। ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इसके अलावा
एक आजकल का जो किसान भैया, अगर देखो मोस्ट ऑफ द किसान है तो सब एक्सपीरियंसड होते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब ये फंतुड़ू वंतुड़ू के टाइम काम है। एक होता है सबसे सिंपल काम, फील एंड अपीयरेंस। किसान भाई अपने देख कर ही बता देते हैं। ये सारे काम काज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया के अंदर मैं कहूँगा 99% जो अपने किसान भाई हैं वो सिर्फ देख के ही बता देते हैं। मिट्टी को छू लेंगे, नहीं छूने की जरूरत नहीं, देख के ही बोल देंगे पानी दे दो फील्ड में, कमी है। ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फील्ड एंड अपीयरेंस ये मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड आपका यही है, फील्ड एंड अपीयरेंस, और सबसे सिंपल है। सिंपल में क्या है, देखना ही तो बस खाली। उसके बाद और भी हैं आपके, जैसे कि टेंशियोमीटर है जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर को और क्या बोलते हैं, एरोमीटर बोलते हैं। सिंपल सा, इसके अंदर तो वैल्यू देखनी है। वैल्यू कहाँ तक रहती है, 0.8 तक रहती है, 0.8 बार तक वैल्यू रहती है। ये आ जाए तो पानी दे दीजिए, समझ गए। ये एक अपने सिंपल टेक्निक हो गई जिसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं अपन सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन अप्रोच। ये सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन अप्रोच में क्या होता है, देखिए बहुत सारी अपनी ऐसी क्रॉप हैं जो कि इरीगेटेड कंडीशन में आप लगाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है, कम पानी में भी वो चलती है। तो यहाँ पर अपन को सिंपल मॉइस्चर डिप्लीशन देखना है कि फील्ड में, जैसे अपन कहते हैं ना फील एंड अपीयरेंस वाला जो मेथड है कि देख कर बता देते हैं कि हाँ भाई इसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्चुअल में देखते क्या है, वहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस बेस है उस पर हम ये देख लेते हैं कि कितना % मॉइस्चर फील्ड में से उड़ चुका है, कितना % मॉइस्चर फील्ड में से जा चुका है। अगर 25% मॉइस्चर डिप्लीशन हो चुका है, जो मेन फील्ड है उसमें से अगर 25% मॉइस्चर का डिप्लीशन हो चुका है, और फसल कौन सी हो, मेज और वीट, ध्यान रखना मैं मेज और वीट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर फसल आपकी मेज की हो या वीट की हो, और मेज और वीट की क्रॉप में, खेतों में अगर 25% तक का मॉइस्चर डिप्लीशन हो जाता है तो समझ जाओ इरिगेशन आपको देना है, इरिगेशन का समय आ चुका है। और वहीं आपने थोड़ी सी ड्रॉट रेजिस्टेंट ले रखी है, जैसे कि सॉरगम ले रखा है, पर्ल मिलेट रखा है, ये तो बिना पानी के भी उग जाती हैं। फिंगर मिलेट है, कॉटन है। अगर ये वाली क्रॉप है, ये क्रॉप सब याद कर लेना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली क्रॉप आ जाती हैं तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और इंतजार करें कि भाई अभी थोड़ा सा और मॉइस्चर को उड़ने दो, कुछ दिन और रुक जाओ। 50% जब मॉइस्चर डिप्लीशन हो जाए समझ लो पानी देने का समय आ गया है, इरिगेशन दे दीजिए। समझ गए बातों को, यही है कहानी, बस इतना ही है सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन मेथड। अच्छा जी, क्या चीज़ होती है डिफिसिट इरिगेशन। डिफिसिट इरिगेशन मतलब प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना कम दे रहे हो। देखो प्लांट जो है ना वो किसानों के बच्चों की तरह है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खाना कम नहीं देते। एक बच्चा अगर 6 रोटी खाता है तो वो माँ बाप कभी जानबूझ के उसको 4 रोटी नहीं देंगे, नहीं तो 4 ही खा ले, 3 खा ले, वो मजबूरी में देना पड़ता है। भाई प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है अगर किसान उससे कम पानी दे रहा है वही क्या कहलाता है, वाटर डिफिसिट। उसे क्या कहते हैं अपन, डिफिसिट इरिगेशन। क्या कहा जाता है उसको, डिफिसिट इरिगेशन। तो ये डिफिसिट इरिगेशन देना पड़ रहा है उसको, मजबूरी में देना पड़ रहा है, वो जानबूझकर नहीं दे रहा। उतनी तो उसको अकल है, भैया मेरी फसल है, मैं उसको पालूंगा 6 महीने तक, 4 महीने तक, तब मुझे उसमें से दाना मिलेगा। तो सीधी सी बात है जितनी उसको जरूरत है उतना पानी देगा। लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि पानी की बहुत कमी होती है, पानी नहीं दे पाते अपन। तो जब जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट को उससे अभी अपन कम पानी दे रहे हैं, इसको कहते हैं डिफिसिट इरिगेशन। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अपन ऐसा क्या करें कि इस डिफिसिट, इस कम पानी में भी अपन प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, एक अच्छी तकनीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो, और वो है पार्शियल रूट ड्राइंग इरिगेशन। क्या टेक्निक है, पार्शियल रूट ड्राइंग इरिगेशन है, ये इसकी रूट है। देखना बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या है आपका पार्शियल रूट ड्राइंग इरिगेशन। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले पानी एक साइड से देना है। ये आपने इरिगेशन, आपके पास पानी की बहुत कमी है तो आपने क्या किया, इरिगेशन दिया, सिर्फ एक तरफ आपको इरिगेशन देना है, दोनों तरफ से इरिगेशन नहीं देना। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पानी ऐसे छोड़ देते हैं तो दोनों साइड से पानी मिल जाता है। आप सिर्फ एक तरफ से इरिगेशन दोगे, वन साइड इरिगेशन, सिर्फ आपने एक तरफ से इरिगेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ से जो आप पानी दोगे तो उससे क्या, वो प्लांट की जो आधी रूट्स हैं उनको मिल जाएगा, और प्लांट जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। आधी रूट को पानी मिला तो भी वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद अगला जो इरिगेशन है, ये तो फर्स्ट इरिगेशन हो गया, तो फर्स्ट इरिगेशन आपने इस तरफ दे दिया। सेकंड इरिगेशन जो रहेगा आपका वो आप इस तरफ दे दो, सेकंड इरिगेशन आप इस तरफ दे दो, अदर साइड को दे दो।
अब सेकंड इरिगेशन में जो पानी है वो आपका इस तरह वाली रूट को गीला कर देगा, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब। तो अल्टरनेट करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, अल्टरनेट, अप्लाइंग द वाटर टू वन साइड ऑफ द प्लांट एंड कीपिंग अदर पोर्शन एज ड्राई। एक तरफ पानी दीजिए, दूसरे को ड्राई रखने दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा इरिगेशन दूसरी तरफ से दीजिए, पहली वाले को ड्राई रखिए। इसको कहते हैं पार्शियल रूट ड्राइंग एफिशिएंट इरिगेशन। अब देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ रही है। जब अपन डिफिसिट इरिगेशन दे रहे थे, मतलब हमारे जब हम रिक्वायरमेंट से भी कम पानी दे रहे थे, तो इरिगेशन की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, केवल 38.3%। इस डिफिसिट इरिगेशन के केसेस में इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी आती है, कह सकते हैं अपन जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये सही शब्द है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितनी है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है प्लांट को, उससे भी आप कम पानी दे रहे हो, मतलब डिफिसिट इरिगेशन दे रहे हो। इस डिफिसिट इरिगेशन में वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितनी है प्लांट की, केवल 38.3%। लेकिन जब उसी पानी को, उतने ही पानी को अगर अपन ने इस मेथड से दिया, पार्शियल रूट ड्राइंग इरिगेशन मेथड से दिया, तो उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, 52.7% तक पहुँच गई। दोनों ही डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। ये आपका डिफिसिट इरिगेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आ जाओ क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। इसमें अपन एक चीज़ यूज़ करते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा। क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा में मतलब अपन यहाँ पर ईटी डाटा चाहिए अपन को। क्या चाहिए, ईटी का मतलब क्या हो गया, एवेपोट्रांसपायरेशन। एवेपोट्रांसपायरेशन ये होता है आपका ईटी का मतलब क्या होता है, एवेपोट्रांसपायरेशन। जितना पानी उड़ गया, तो जो पानी उड़ गया वो क्या है, क्लाइमेटिक डाटा है। तो इसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, क्लाइमेटिक डाटा यूज़ करते हैं। बेसिकली अपन ईटी का डाटा यूज़ करते हैं। तो ईटी का डाटा क्लाइमेट का डाटा है, इसलिए इसको क्लाइमेटिकल लॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ईटी मेजर्ड फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो ईटी है, कितना डाटा आया, तो एक स्पेसिफिक लेवल होता है जिस मेथड से आप यूज़ करोगे। बेसिकली यहाँ पर जो ईटी यूज़ किया जाता है वो कुमुलेटिव पान एवेपोमीटर से यूज़ किया जाता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीपीई। आगे देखेंगे वहाँ से। तो जब ईटी एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच जाता है कि भाई ईटी की वैल्यू इतनी आ गई, अब अपन को इरीगेशन देना है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल तक जब ईटी की वैल्यू पहुँच जाए तो आपको वहाँ पर इरीगेशन शेड्यूल करना पड़ेगा। अब वो कितना लेवल है, क्या है, वो भी अपन देखते हैं, वो सीपीई में पता चलेगा। अब कितना इरीगेशन देना है, अब देखो यहाँ पर अपन जितना इरीगेशन, समझे इसको, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये प्लांट बना के तो मुझे आदत पड़ गई। यहाँ से जितना अभी पानी लॉस हुआ, ये ईटी, मान लो कि यहाँ से जो पानी लॉस हुआ है अपन लीटर में, एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो कि यहाँ से 1000 लीटर पानी जो है वो लॉस हो गया, ईटी में चला गया, तो आपको कितना पानी देना पड़ेगा, या तो इसी के बराबर पानी दीजिए, जितना पानी लॉस हुआ है उतना ही आप इरीगेशन दे दीजिए, मतलब 1000 लीटर ही आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इरीगेशन दे दीजिए, या फिर इसका कुछ फ्रैक्शन दे दीजिए, इससे कम दे दीजिए, ये आप कर सकते हो। तो या तो अमाउंट ऑफ इरीगेशन क्या होगा भाई, अमाउंट ऑफ इरीगेशन या तो ईटी के बराबर होगा या फिर फ्रैक्शन ऑफ ईटी के बराबर होगा। समझ गए। और आगे देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है वो इक्विपमेंट, इसको क्या कहते हैं अपन, CPE। पूरा नाम क्या है, कुमुलेटिव पान एवेपोरीमीटर, कुमुलेटिव पान एवेपोरीमीटर ये रहता है भाई। इसको ओपन फील्ड में रखते हैं, इसको एक लेवल तक पानी भर देते हैं, फिर देख लेते हैं भाई कितना पानी जो है वो एवोपरेट हुआ है। ठीक है। तो इसमें अपन क्या माप लेते हैं, CPE की वैल्यू माप लेते हैं। किसकी वैल्यू माप लेते हैं अपन, CPE। और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है IW/CPE रेशो। ये IW क्या चीज़ है, IW का मतलब है इरीगेशन वाटर, कितना पानी आप दे रहे हो, इरीगेशन वाटर काय में है, सेंटीमीटर में है ये, अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर। और जो CPE की वैल्यू आती है वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी, वो भी काय में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। यूजुअली क्या होता है, ये जो CPE की वैल्यू है, जैसे कि मान लो यहाँ से पानी उड़ा, जो CPE की वैल्यू है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर पानी यहाँ से उड़ गया, एवोपरेट हो गया, यानी CPE की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर आई। CPE की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। अब हमेशा याद रखना, जब भी अपन इरीगेशन देते हैं, नॉर्मली जो अपन इरीगेशन देते हैं ना, जनरल कंडीशन, वो 5 सेंटीमीटर का देते हैं। कितनी गहराई का इरीगेशन देते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है 5 सेंटीमीटर क्यों कह रहे हैं अपन, पानी को सेंटीमीटर में थोड़ी मापते हैं। मैंने कहा भाई इरीगेशन दे दिया, आपने देखा होगा ना, हमेशा जैसे पूछ लेते हैं भाई टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बताओ, तो अपन बोलते हैं भाई शुगर केन की जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है।
तो सेंटीमीटर तो लंबाई की यूनिट है, ये वाटर पानी को कैसे माप लिया, इसका क्या मतलब होता है समझते हो आप? 5 सेंटीमीटर पानी, 10 सेंटीमीटर पानी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर फील्ड है तो इस 1 हेक्टेयर फील्ड में आपको 5 सेंटीमीटर गहराई तक का पानी भरना है, ये होता है। हमेशा यूनिट देखो, कभी भी एग्रीकल्चर में आपको कुछ करना हो तो हमेशा 1 हेक्टेयर को ही आप पैरामीटर मानोगे, हमेशा 1 हेक्टेयर से ही काउंट होता है। तो हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है तो आपको 5 सेंटीमीटर, ज़मीन से 5 सेंटीमीटर तक का डेप्थ का पानी आपको देना है, उसे कहते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा मुझे यूट्यूब पर ज्ञान दे रहा था कि सर ये गलत पढ़ा रहे हो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर थोड़ी होता है, पानी तो क्यूबिक मीटर में मापा जाता है मेरे बच्चे, लेकिन इरीगेशन को क्यूबिक मीटर में नहीं मापते, इसको ऐसे ही मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो 1 हेक्टेयर में कितना सेंटीमीटर पानी हमने दिया, कितने डेप्थ का पानी हमने दिया, वही होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर हमने दिया, जैसे अपन लोग बोलते हैं कि भाई गेहूं जो है उसके अंदर 45 से लेके 65 सेंटीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ये टोटल पानी की जरूरत पड़ती है गेहूं को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हेक्टेयर फील्ड में आप 45 से 65 सेंटीमीटर तक का पानी भर दीजिए, इतना पानी एक गेहूं को चाहिए पूरे 6 की 6 इरीगेशन में। इस तरह से पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर समझ गए आप। तो मान लो देखो हमने क्या बताया यहाँ पर कि भाई CPE कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू आई। एक इरीगेशन जो अपन नॉर्मली देते हैं वो 5 सेंटीमीटर का देते तो देखो रेंज है यहाँ पर, जनरल कंडीशन में इस वाली स्लाइड में देख लेते हैं। नॉर्मली अपन जो इरीगेशन देते हैं, जनरली जो इरीगेशन शेड्यूल, सॉरी ये नहीं, ये वाला देखो, जनरली अपन जो अमाउंट ऑफ इरीगेशन देते हैं हर एक इरीगेशन पर वो कितना देते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। हालांकि रेंज भी मिलेगी आपको, 5 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर तक दिया जाता है। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि नहीं, केवल 7.5 ही जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि हर एक इरीगेशन में 7.5 दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि एक इरीगेशन में कितना पानी देना चाहिए, तो 7.5 सेंटीमीटर का देना चाहिए। लेकिन किताबें कहती हैं कि नहीं, 5 सेंटीमीटर का देना चाहिए। तो आप 5 सेंटीमीटर फिलहाल के लिए याद रखें। इस केस में अगर आपको IW पूछा जाए तो आप 5 सेंटीमीटर ही रखोगे। तो अपन ने अभी क्या बताया कि भाई CPE, जो CPE है, मान लो इस मशीन में ये जो इक्विपमेंट अपन ने फील्ड में रख रखा है, मान लो यहाँ पर CPE 5 सेंटीमीटर आ गया, इसमें से अपन ने निकाल लिया। अब कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो अलग वीडियो अपन इससे बना देंगे। CPE कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर मान लो आ गया। अपन को क्या निकालना है, रेशो निकालना है, IW/CPE रेशो। तो IW अपन 5 ही देते हैं हमेशा, ये 5 ही रहेगा हमेशा ही। ठीक है, कुछ भी वो 5 ही रखना है। CPE भी कितना हो गया, 5, वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी कि IW/CPE रेशो क्या है, 1 के बराबर है। ये 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब ये हो गया कि जब CPE की वैल्यू 5 आ जाए तो आपको 5 सेंटीमीटर इरीगेशन देना है। ठीक है, तो आपको ये तो नॉर्मल, ये तो किताबी भाषा है, आपको 1 का इंतजार नहीं करना कि एक वैल्यू आए, आप उससे पहले ही दे दो। कब देना चाहिए अपन को, इस पर क्वेश्चन आता है भाई कि अगर इस मेथड से अपन चलें तो आपको इरीगेशन कब देना चाहिए, जब CPE की वैल्यू, सॉरी ये IW/CPE का रेशो 0.75 से 0.8, यानी कि 1 से थोड़ा सा पहले रहे, 0.75 से 0.8 रेशो के बीच में आ जाए तो 5 सेंटीमीटर गहरा एक इरीगेशन आपको दे देना चाहिए। 1 सेंटीमीटर के इंतजार में मत रहो। तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाला क्राइटेरिया है, ये कुछ क्रॉप ही ऐसी हैं जिनके ऊपर 1 से ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ दी क्रॉप के लिए ध्यान रखना, जनरल अगर अपन से कोई पूछ ले तो मोस्ट ऑफ दी क्रॉप के लिए IW/CPE रेशो की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 ही होती है। मोस्ट ऑफ दी क्रॉप के लिए, कुछ क्रॉप हैं अपनी छोड़ दो, जैसे कि पैडी, चावल को अपन छोड़ दें तो बाकी की मोस्ट ऑफ दी क्रॉप के लिए IW/CPE की वैल्यू 1 से कम होती है, क्योंकि नॉर्मली अपन को इरीगेशन कब देना है, 0.75 से 0.8 के बीच में। समझ गए बात को। देख लो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मैंने बताया था, किसमें, राइस में, और इस पर क्वेश्चन भी आता है। केवल अकेला यही एक ऐसी क्रॉप है जिसकी जो वैल्यू है वो 1.2 से ज़्यादा निकल जाती है, 1 से ज़्यादा निकल जाती है। उससे कम फिर अपनी गेहूं की है, ये भी देख लो आप, सभी पर क्वेश्चन आ चुका है। मेज की है 0.8, ठीक है, इन दोनों की 0.6 है, और शुगर केन, ये याद करना आप, शुगर केन की कितनी है, 0.08। सभी याद करो यार, ये CPE वैल्यू है। यानी कि राइस में अपन को इरीगेशन कब देना है, जब IW/CPE की रेशियो जो है वो 1.2 आ जाए तो राइस में अपन को इरीगेशन दे देना चाहिए। ठीक है, बस राइस में ज़्यादा है क्योंकि इसमें पानी वैसे ही बहुत सारा देते हैं। समझ गए अपन। तो ये हैं अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिससे अपन इरीगेशन को शेड्यूल कर सकते हैं कि इरीगेशन कब देना चाहिए। थैंक यू।